हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, 4th लेक्चर शुरू हो गया है। हाँ, और भी लेक्चर्स हैं अभी। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ हमने क्लास 10th में पढ़ा है, लेकिन आज इस ओम्स लॉ में भी काफ़ी सारी नई चीज़ें देखिए आपको देखने को मिलेंगी। आज हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ और ओम्स लॉ का प्रूफ देखेंगे। ओम्स लॉ का प्रूफ? सर, ओम्स लॉ का तो एक्सपेरिमेंटल डाटा निकल कर आया था। हाँ, लेकिन उसका हम प्रूफ भी देखेंगे और एक और टॉपिक देखेंगे, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और उसका भी हम आपको आज प्रूफ देंगे। ठीक है, तो माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमबी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकाले और नोट लगाएं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे सर साइमन जॉर्ज ओम। उन्होंने कहा एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, और कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन का क्या मतलब? लाइक टेम्परेचर, लाइक प्रेशर, लाइक ह्यूमिडिटी, लाइक क्रॉस सेक्शन एरिया, लाइक composition. At constant physical condition, the potential across any terminal या across terminal is directly proportional to its current. क्या मतलब है? क्या कहा इन्होंने कहा कि किसी भी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में, किसी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में जो आपका पोटेंशियल होता है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब पोटेंशियल का आपका फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल कंडीशन का क्या मतलब है? फिजिकल कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, ह्यूमिडिटी नहीं बदलना चाहिए, आपके वायर का क्रॉस सेक्शन नहीं बदलना चाहिए, आपके वायर का कंपोजिशन नहीं बदलना चाहिए। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो किसी भी पोटेंशियल को बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं R, है ना? ये R क्या है? यही तो R है रेसिस्टेंस, यही R है रेसिस्टेंस। ठीक, और ये जो लॉ आपके सामने ओम्स लॉ लिखा है ये अभी फिलहाल स्केलर फॉर्म में है, ये है आपके स्केलर फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं V वर्सेस I का, तो यहां पे इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अ लीनियर ग्राफ है ना, एक ये I और ये V, इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? एक लीनियर
ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूं तो हम tan थीटा जब निकालेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल मतलब v अपॉन आई। और क्या हम v अपॉन आई को हम r कह सकते हैं? तो बिल्कुल ठीक, यहाँ पे tan थीटा है r। किसी भी पॉइंट पे जब आप v और i का रेशो निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे v वर्सेस i का अगर आप रेशो निकालेंगे, सपोज एक पर्टिकुलर v1 है और यहाँ पे आपको एक करंट मिला i1, यहाँ पे एक पोटेंशियल है v2, यहाँ पे करंट मिला आपको i2 और यहाँ पे एक पोटेंशियल है v3 और यहाँ पे आपको एक करंट मिला i3, यहाँ पे एक और पोटेंशियल है आपका v4, यहाँ पे आपको करंट मिला i4। इस तरीके से अगर ढेर सारे भी आपने v और i का रेशो निकाला तो देखेंगे हम इस ग्राफ का एंगल नहीं बदल रहा, एंगल तो कांस्टेंट है। तो जब एंगल कांस्टेंट होगा तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा और tan थीटा ही वो रेसिस्टेंस है जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये है ओम्स लॉ, इसको नोट करें, इसको नोट कर लें। ठीक है, ओके, तो यहीं पे हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं भैया। सबूत हम लोगों ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन देखा था जिसे हम लोग वीना कह रहे थे, है ना? हाँ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती थी? ई अपॉन एम टाउ ENA। और E की जगह हम क्या लिख रहे थे? E की जगह लिख रहे थे हम V अपॉन L, है ना? तो पूरा का पूरा हम लोगों ने इस तरीके से E और E को E स्क्वायर लिख देता हूं NA, है ना? और हम लोगों ने यहां से क्या किया था? V अपॉन I और इन सबको ऊपर पहुंचाया था, तो LM अपॉन E स्क्वायर टाउ NA, यहां पे बचा है V और यहां पे बचा है I। देखिए, ओम्स लॉ ने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए, डिपेंड करता है ना? टाउ और एन जो होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब आपने टेम्परेचर ही कांस्टेंट रख दिया है तो यहाँ पे टाउ और एन भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एल एम ई और ए तो पहले ही कांस्टेंट थे, टाउ और एन भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट बना रहा है और ये है v अपॉन आई? बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां इस i को इस कांस्टेंट से अगर मैं इनटू कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और हमें पता है जिस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी साइन लगा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा पलट के लिख दूं तो ज्यादा फीलिंग आ जाएगी। v इक्वल्स टू आई इंटू कांस्टेंट, है ना? पलट के लिख दे रहा हूं और कुछ नहीं। तो कांस्टेंट हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। ये है डेरिवेशन आपके ओम्स लॉ का। कहां से आया? I इक्वल्स टू वी डी ई एन, वीना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डाली, E की भी वैल्यू डाल दी, यहाँ पे V बाय आई निकाल लिया, बाकी सब एक तरफ। क्योंकि ये सब कांस्टेंट है तो इसको हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये है प्रूफ आपके ओम्स लॉ का, जो कि हम लोग पहले स्टेट करते थे सीधा सीधा क्लास 10th में, लेकिन ये ऐसे प्रूफ होगा। ठीक है, बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। तो नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर दूं मैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे करंट डेंसिटी की। फिर हम आपको समझाएंगे इसी ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, इसी ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। हेडिंग लगाएं करंट डेंसिटी, हेडिंग लगाएं करंट डेंसिटी।
जिसे हम लोग जे से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जिसे अपन लोग जे से रिप्रेजेंट करेंगे, जे, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या होता है, ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। अगर किसी कंडक्टिंग वायर में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट उस एरिया को डिवाइड करने पे करंट डेंसिटी देता है। करंट पर यूनिट एरिया सेट टू बी। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, नोट कि एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू करंट। एरिया हमेशा करंट के परपेंडिकुलर वाला लेना है आप, ठीक है। बस ये करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया है आपने। अब हम आते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, बढ़िया दिख रहा है। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इजिकल्स टू आई आर। ये है आपका स्केलर फॉर्म, ये है आपका स्केलर फॉर्म। अगर मैं इसी को वेक्टर में लिखूं तो V की जगह हो जाएगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड, और करंट की जगह हो जाएगा करंट डेंसिटी, और रेसिस्टेंस की जगह हो जाएगी रेसिस्टिविटी। ये है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम। ये है ओम का वेक्टर फॉर्म। सर ये कैसे आ गया? चलिए इस पे भी बात करते हैं, इस पे भी बात करते हैं। आप लोगों ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन याद कर लिया होगा। हाँ सर, कर भी लिया है, याद भी हो गया है, वीना है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती थी? ई अपॉन एम टाउ। ई एन है अपनी जगह पे, है ना। देखो बार बार करोगे वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। कोई याद करना, रट्टे मारने वाली चीज की जरूरत नहीं है। ई की जगह हम क्या लिख सकते थे? सर ई की जगह लिखते थे वी अपॉन एल, है ना। सब पता होता कि आप स्टार्टिंग से बढ़िया सब कुछ कर पाए। अच्छा, यहाँ पे मैं ई और ई को करके ई स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर ये वी अपॉन आई निकालता हूँ तो क्या मिलता है? सर ये एल और एम ऊपर चला जाएगा, ई स्क्वायर टाउ एन ए। अभी हमने निकाला ये वी अपॉन आई हो गया, है ना। ये वी अपॉन आई हो गया। इसी फॉर्मूले को अगर मैं यूज करता डायरेक्ट, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए कहां से आया। मैं यहाँ पे I को ऊपर पहुंचाता हूं और L को नीचे, तो ये हो जाएगा आई एम अपॉन ई स्क्वायर टाउ एन ए इक्वल्स टू V, और इस L को मैं नीचे पहुंचाता हूं, ठीक है। आप लोगों को एक रिलेशन V और E के बीच में भी पता है, EDR, याद है ना। V इक्वल्स टू EDR। और dr क्या होता था? dr होती थी लेंथ, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे L है क्योंकि हमारा वायर L लेंथ का है, तो यहां से V अपॉन L को हम वापस E लिख सकते हैं। हाँ, लिख तो सकते हैं। अरे E की जगह V बाय L लिख रहे हो तो इस V बाय L की जगह वापस E लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। या एक काम करो, इसको और छोटा कर लो। और छोटा मतलब सर, और छोटा का मतलब है कि यहां इस E को V बाय L लिखो ही मत, E को E ही रहने दो। मांझे E और E स्क्वायर E टाउ एन ए
अपॉन m। ठीक है, तो यहां से हम a को नीचे पहुंचाते हैं। देखिए जरा, i अपॉन a e स्क्वायर टाउ n अपॉन m और यहां बचा e। ठीक है, इस पूरे टर्म को ऊपर पहुंचाता हूं और i अपॉन a को j लिख दूं, i अपॉन a को j लिख दूं। हाँ, लिख दीजिए। और इसको जब ऊपर पहुंचाऊंगा m अपॉन ई स्क्वायर टाउ n और यहाँ क्या बचेगा e। इसको जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, क्या ये रेसिस्टिविटी होती थी? पलट लो, पन्ने पलट लो या प्रीवियस लेक्चर देख लो, लेक्चर नंबर 3। ये डेंसिटी है, J इंटू डेंसिटी इज इक्वल्स टू E और यही है प्रूफ आपके ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म इस तरीके से निकलेगा। कुछ नहीं, VDE यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डाली, यहाँ पे E को मैंने बदला ही नहीं, बदल सकते थे, बदल के भी कर लेते, क्या मतलब है, वापस E लिखना है तो E को E रहने दिया और यहाँ से A को नीचे पहुंचा दिया ताकि I बाय A को मैं J लिख दिया मैंने, और इस M को ऊपर और E टाउ N को नीचे पहुंचाया। और ये जरा देखिए, ये ड्रिफ्ट या आपकी डेंसिटी का फॉर्मूला होता था, तो करंट डेंसिटी इंटू रेसिस्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वेक्टर फॉर्म है आपके ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ जनरली V इक्वल्स टू IR लिखते हैं, तो इसलिए E इक्वल्स टू J इंटू रो लिखने की आदत डाल लो और वेक्टर के लिए बढ़िया सा एक एरो लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका लेक्चर समाप्त। पुराना रिवाइज करिए, बहुत ही डिटेल क्वेश्चन थे, बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट हैं, समझने की कोशिश करें, बार बार रिवाइज करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।